देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है और 543 सीटों को लेकर करीब 1.5 महीने का घमासान चला है। यानी मतदान को लेकर लगातार घमासान चला है। करोड़ों लोगों ने अपने वोट का प्रयोग किया है। तो उसके अलावा कई जो नवीन मतदाता है वो भी इस बार पहली बार जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। अब इंतजार है तो 4 जून का और लोग जानना चाहते हैं कि 4 जून को आखिर क्या होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल, लेकिन सवाल का जवाब 4 जून से पहले हम लेकर आए आपके सामने न्यूज अफेयर 24 पर और इस खास चर्चा में जिसमें हम एग्जिट पोल लेकर आए। मैं इसे एग्जिट पोल नहीं महा एग्जिट पोल बोलूंगा, क्योंकि इस एग्जिट पोल पर बात करने के लिए मेरे साथ में है प्रबोधन रिसर्च ग्रुप के चेयरमैन और न्यूज अफेयर 24 के चैनल हेड विनोद जी जोशी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज अफेयर 24 के इस महा एग्जिट पोल के अंदर। हम सिलसिलेवार बात करेंगे इन चीज़ों के ऊपर कि जिस तरीके से 29 जो राज्य हैं, उसके अलावा 7 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, काफ़ी घमासान चला है। 1.5 महीने का चुनाव आयोग ने काफ़ी तैयारियां की है, काफ़ी आरोप प्रत्यारोप के दौर भी लगे हैं। उसके अलावा कई जो नेता हैं वो दल इधर से उधर भी हुए हैं, बदले भी गए हैं। कोई बीजेपी में शामिल हुआ है तो कोई कांग्रेस में शामिल हुआ है। काफ़ी कुछ जो घमासान था, जो एक राजनीतिक घमासान, वो लगातार चला। लेकिन अब फिलहाल शांति से इंतजार किया जा रहा है कि आखिर 4 जून को क्या होने वाला है। लेकिन मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा यहाँ पर विनोद जी जोशी का कि 1984 में जब राजीव गांधी पीएम बने थे, तब जो सीटों का आकलन था वो आपकी तरफ से दिया गया था। उस वक्त में 415 सीटों का जो है आपने एग्जिट पोल दिया था और 414 जो सीटें हैं वो उस वक्त वहाँ पर मिली थी राजीव गांधी जब पीएम बने थे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 1987 के अंदर जो देवीलाल जी जो हरियाणा में जो है मुख्यमंत्री बने थे, तो उस वक्त जो है आपने जो आंकड़े दिए थे वो बिल्कुल जो सटीक आंकड़े थे। उसके अलावा 1989 अगर हम बात करें जब वीपी सिंह की जो सरकार बनी थी, तो जनता दल के लिए जो आपने आंकड़े थे 143 जो सीटें उस वक्त जो है वो जो बिल्कुल एक परफेक्ट आंकड़े जिस तरीके से आपने दिए थे, सटीक आंकड़े आपने दिए थे अपने एग्जिट पोल में, वो बराबर है। तो वहीं आपने कहा था कि बीजेपी जो है 89 जो है सीटें यहाँ पर लेकर आएगी, तो वो आंकड़ा बिल्कुल जो है यहाँ पर परफेक्ट था। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज अफेयर 24 में। अब हम चर्चा को शुरू करते हैं, क्योंकि 400 पार का जो नारा है बीजेपी लेकर चली है और 4 जून को जो है परिणाम आने वाले। लेकिन उससे पहले एक बार न्यूज अफेयर 24 पर हम आपको दिखाएंगे कि इस बार 400 पार का जो नारा है क्या वो पूरा होने वाला है, या कांग्रेस कहां पर अपनी सीटें लेके आ रही है, उसके अलावा दूसरे जो दल हैं वो कितनी सीटें लेके आ रहे हैं। उसके लिए शुरू करते हैं अपनी एक खास चर्चा महा एग्जिट पोल के साथ विनोद जी जोशी के साथ। जिस तरीके से आपके लगातार, क्योंकि आपने जब भी आंकड़े दिए हैं तो वो बहुत सटीक आंकड़े दिए हैं, चाहे हम बात करें 1985 की, हम बात करें 84 की, हम बात कर लें जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, जिस तरीके से आपने दिए 414 जो है सीटें उस वक्त आई थी, लेकिन आपका जो आंकड़ा था वो 415 था। उसके बाद जिस तरीके से आपके लगातार हर बड़े चुनाव के अंदर आपके जो आपने जिस तरीके से एग्जिट पोल दिए हैं बहुत सटीक रहे हैं। इस बार क्या लगता है आपको, अगर हम शुरू करें जम्मू कश्मीर से? लोकसभा के 2024 के जो चुनाव है उसमें जहाँ तक सवाल है हमारा एग्जिट पोल का, तो जम्मू कश्मीर से हम शुरू कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में टोटल 5 सीटें हैं। एक लद्दाख जो कि अलग हो चुकी है केंद्र शासित राज्य के रूप में। 5 सीटों में लगभग बीजेपी को 2 सीटें मिलेगी और 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस को। इस प्रकार हम ये जम्मू कश्मीर का एक विश्लेषण है। इस बीच हम बात कर लेते हैं हिमाचल की, क्योंकि काफी दिलचस्प सीट यहां पर बनी हुई थी। हॉलीवुड की एक अभिनेत्री कंगना रनौत काफी फेमस रहती है। बुलडोजर मामला, जिसके बाद उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था, उसके बाद उनकी राजनीति में एंट्री हुई। तो दूसरी तरफ यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस से पूर्व सीएम के बेटे भी हैं। बड़ी दिलचस्प सीट है। विनोद जी, क्या लगता है आपको इस सीट पर क्या होने वाला है? इसके बाद हम आते हैं नीचे हिमाचल में। जी, हिमाचल में हम देखेंगे कि 4 सीटें वहाँ पे लोकसभा की हैं, जिसमें बहुत ही तगड़ा मुकाबला है। यहाँ पर मंडी में कंगना रनौत भी विक्रमादित्य सिंह जी लड़ रही है और बहुत ही टफ फाइट है वहाँ पे। और वहाँ पर एक मिनिस्टर जो कि अनुराग ठाकुर, बिल्कुल, वो भी लड़ रहे हैं। तो 4 सीटों में मुझे लग रहा है कि बीजेपी को 4 सीटें मिलने की संभावना है। ठीक है। इस प्रकार से हम तीसरे राज्य में नीचे आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड जो कि देवभूमि कहते हैं, बिल्कुल, और वहाँ पर मुझे लगता है कि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से 5 सीटें मिलने वाली हैं। अब आता है
पंजाब जो कि 13 सीटों का, एक लोकसभा की टोटल 13 सीटें हैं। पंजाब में 4 पार्टियां हैं, अकाली दल, आप पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार वहां पर ऐसा खेल खेला है और इस प्रकार के कैंडिडेट दिए उन्होंने कि वहां पर बहुत ही तगड़ा मुकाबला हो रहा है, जिसमें बहुत ही उभर कर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। यहाँ पर मैंने देखा कि 5 जगह पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, होशियारपुर, गुरदासपुर, अमृतसर, लुधियाना और एक है पटियाला। पटियाला में अमरिंदर सिंह जी की वाइफ खड़ी है परनीत कौर, जो कि बहुत ही तगड़ा मुकाबला दे रही है और लगभग वो इंदिरा गांधी भी है बिल्कुल उनके सामने है, लेकिन जीतने की संभावना उनकी ज़्यादा है परनीत कौर की। इस प्रकार से हमने देखा कि ये एक और राज्य है जो कि उत्तर पश्चिम का राज्य है, जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा ऐसा लोकसभा सीट है जिसमें पिछली बार 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन इस बार 2 सीटों पर लॉस होने की संभावना है। एक रोहतक, जहाँ पे हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा खड़े हैं जो मुख्यमंत्री के बेटे थे, और दूसरा सिरसा में शैलजा कुमारी जो कि तगड़ी उम्मीदवार है कांग्रेस की, यानी 8 लगता है को 8 सीट, जो कि मुख्यमंत्री की दावेदार थी हरियाणा में नेक्स्ट इलेक्शन में, लेकिन उसको लोकसभा में ट्रांसफर कर दिया और लोकसभा से वो वहाँ से जीतने की संभावना बन रही है। वैसे कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल भी लड़ रहे हैं, वो भी काफ़ी लीड में हैं। और कुरुक्षेत्र हिसार एक बहुत ही दोनों के फाइट की सीट है जी। हिसार सीट पर क्या है कि फाइट की सीट होने से वहाँ पर एक प्रभाव ये पड़ रहा है कि नवीन जिंदल की काफ़ी कंपनियां हिसार में हैं, जिसके एम्प्लॉय इतने सारे हैं, जिससे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे निकल जाएगी। इस प्रकार के ये जो उत्तर पूर्व के इतने राज्यों का ये जो हमने विश्लेषण किया एग्जिट पोल में, तो जो उत्तर पूर्व होने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे दिल्ली। जहाँ तक सवाल है दिल्ली का, दिल्ली पिछली बार 7 सीटें जीती थी, इस बार 5 एमपीओ को हटा दिया गया है जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के थे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पिछली बार अलग अलग लड़े थे, इस बार दोनों एक साथ से लड़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ जगह पे बराबर का मुकाबला है, फिर भी जहाँ तक सवाल है दिल्ली में सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने की संभावना है, ये एग्जिट पोल में आया हुआ है। जी जी। दिल्ली से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अब क्या लगता है कि आप पार्टी भी है, जैसे लगी फिलहाल केजरीवाल जो है बड़ी मुश्किलात में इस बार रहे हैं, पार्टी को लेकर काफ़ी ईडी को लेकर जो हुई थी, तो क्या लगता है आपको? जेल जाने के बाद केजरीवाल जी का जो ग्राफ है वो डाउन हुआ है, जिससे कि लोगों को थोड़ा संशय, जो व्यक्ति अन्ना हजारे के साथ में ईमानदारी का प्रदर्शन कर रहा था, वो व्यक्ति जब ऐसे बड़े आरोपों में जेल जाता है, 40 दिन तक जेल में रहा, तो निश्चित रूप से लोगों को लग रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। और उसी गड़बड़ के कारण दिल्ली में जो संभावना एक आध सीट की थी वो कम हो गई। पंजाब में भी 4-5 सीटें आम आदमी पार्टी जीतना मतलब पहले जीत रही थी ऐसा लग रहा था, जेल जाने के बाद मुझे लग रहा है कि 1-2 सीटों पे ही वो आगे है। देखिए उत्तर प्रदेश की भी हम बात करते हैं, 80 जो है यहाँ पर सीटें, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट अगर हम बात उत्तर प्रदेश की है यहाँ फिलहाल, जिस तरीके से अगर कन्नौज की हम बात करें तो सुब्रतो पाठक जो है वो भी हैं बीजेपी से, तो अखिलेश यादव यहाँ पर सपा से है। क्या लगता है आपको 80 सीटों का एक बड़ा, क्योंकि एग्जिट पोल लगता है और क्योंकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जब बुलडोजर चलता है या जब बात होती है तो क्या लगता है कि वो चीज़ें अब इस चुनाव में परिणामों पर असर डालने वाली है? उत्तर प्रदेश पूरे देश का लोकसभा का आधार स्तंभ है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से जो सबसे ज़्यादा सीटें जीते वही उसी का प्रधानमंत्री बनता है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। 80 सीटों में से कुछ ऐसी सीटें हैं जिसमें समाजवादी पार्टी काफ़ी आगे है, मजबूत है। जैसे संभल में क्या है कि यादव वोट 2.5-3 लाख और मुस्लिम 5.5-6 लाख, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है, तो वहाँ समाजवादी पार्टी आगे है। मुरादाबाद जिसमें काफ़ी मुस्लिम मतदाता ज़्यादा हैं। तीसरी सीट है मैनपुरी, जो कि इनका गढ़ है समाजवादियों का, इसलिए वहाँ पर अखिलेश यादव की वाइफ जो खड़ी है।
वो जीत सकती है। इसके बाद है कन्नौज। कन्नौज में मैं थोड़ा सा डाउटफुल कर रहा हूँ कि वहाँ पर निश्चित रूप से एग्जिट पोल में थोड़ा गड़बड़ हमारा भी मतलब सही निर्णय निकलने में थोड़ी कठिनाई हुई है। करीब पहुंचा है, लेकिन दोनों में जी टफ फाइट है। फिर भी हम कन्नौज में भी अखिलेश यादव को जीता हुआ समझ रहे हैं हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से और रिजल्ट के हिसाब से। अब आती है एक आजमगढ़ सीट। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव खड़े हैं जो कि अखिलेश के भाई हैं। पिछली बार हार चुके थे उपचुनाव में, लेकिन इस बार उनका जीतना मुझे लग रहा है कि तय है। उत्तर प्रदेश में अमेठी स्मृति ईरानी क्या लगता है? अमेठी और रायबरेली ये दो सीटें जो कि पारिवारिक कहते हैं कि कांग्रेस का परिवार की सीटें हैं। मुझे नहीं लगता कि अमेठी में स्मृति ईरानी को कोई हरा सकता है। और रायबरेली, जहां तक सवाल है, रायबरेली में बहुत ही कठिन बहुत ही टफ फाइट है कह सकते हैं। वहां पे निर्णय लेना बड़ा मुश्किल है। फिर भी हम कांग्रेस को एक पूरे उत्तर प्रदेश में एक सीट यदि जीतने की संभावना है तो वो है रायबरेली। ऑल ओवर बात करें उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है आपको कि कितनी जो है बीजेपी के खाते में पहुंचने वाली है? 4 तारीख के परिणाम में लोग क्या देखने वाले हैं? क्योंकि एग्जिट पोल को हम लेकर करें, कांग्रेस सपा भी है वहाँ पर, तो क्या लगता है आपको? पूरे उत्तर प्रदेश में जहां तक सवाल है 6 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है, 1 सीट कांग्रेस जीत सकती है और 1 सीट की संभावना नगीना सीट एक है जहां पे बहुत ही टफ फाइट है। यदि कोई एक आध सीट वो निकल सकती। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश की मैंने जो सर्वे हमारा जो एग्जिट पोल निकल रहा है उसमें 80 में से 7 सीटें अन्य को मिलने वाली है और 73 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना है। चलिए, बिल्कुल। तो अभी तक बढ़ते बढ़ते जो है जम्मू कश्मीर से हम शुरू हुए तो अभी हम उत्तर प्रदेश तक तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि बिहार जो भी करीब 40 सीटें हैं यहाँ पर, बिहार एक बड़ा, उत्तर प्रदेश का आधा हम सीटें यहाँ पर माने। इसको लेकर क्या लगता है? हाजीपुर भी है, पूर्णिया भी है, यहाँ पर सहरान भी है। बिहार जिसमें 40 सीटें हैं, वहाँ पर पूर्णिया जो कि पप्पू यादव का गढ़ कहते हैं, वहाँ से 2 बार जीते हुए हैं वो। इधर आरजेडी ने जीत की और बीमा भारती को वहाँ उतार दिया उन्होंने और आरजेडी ने, और कांग्रेस को वो टिकट नहीं मिली तो उन्होंने इंडिपेंडेंट में पप्पू यादव ने वहाँ से अपना नामांकन भरा और वो लगभग अब जीतने की संभावना में है। यदि इंडिपेंडेंट में कोई बिहार में एक व्यक्ति कोई जीत सकता है तो वो है पप्पू यादव। दूसरा है राजीव प्रताप रूडी, जिसके सामने रोहिणी आचार्य जो कि सिंगापुर में रहती हैं और लालू यादव की बेटी यहाँ इलेक्शन लड़ने आई है। लेकिन मुझे लगता है कि राजीव प्रताप रूडी बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो मुश्किल होगी और वो राजीव प्रताप रूडी निकल सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब आते हैं एक और सीट है, जैसे आपकी जहाँ तक बिहार का सवाल है, एग्जिट पोल में हमारा जो आया कि बिहार की 40 सीटों में से 7 सीटें विपक्ष को मिलने वाली है, भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें मिलने वाली हैं। इसमें इंडिपेंडेंट में एक पूर्णिया सीट ऐसी है जिसमें पप्पू यादव बहुत ही भारी कैंडिडेट हैं और वो जीत सकते हैं। जहाँ तक सवाल है राजीव प्रताप रूडी का, वो वहाँ पे उनके लालू प्रसाद यादव की लड़की रोहिणी आचार्य खड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से यहाँ राजीव प्रताप रूडी उनसे भारी पड़ रहे हैं और एग्जिट पोल में भी हमारा आया है कि वो जीत रहे हैं। ऐसा करके बिहार में टोटल देखा जाए तो पिछली बार 40 में से 39 सीटें बीजेपी ने और उसके सहयोगी ने जीती थी। इस बार लगभग 33 सीटें जीत रहे हैं। इसमें 4 एलजेपी, 2 एक हम और एक कुशवाहा जो कि एक सीट है और दूसरी जेडीयू। इस प्रकार से टोटल मिलाकर बीजेपी और सब मिल के 33 सीटें जीत रही है जी। अब आ रहे हैं बिहार के बाद आसाम की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आसाम में भी जिस तरीके से 14 सीटें, फिर झारखंड और छत्तीसगढ़ भी लगातार आगे तक हम बढ़ेंगे, तो आसाम की हम बात कर लेते हैं। आसाम उत्तर पूर्व का आसाम सबसे बड़ा राज्य है और बहुत महत्वपूर्ण राज्य है जी। असम में 14 सीटें, जिसमें से 12 सीटें आसाम में भारतीय जनता पार्टी और उसके एक सहयोगी दोनों जीत रहे हैं।
हम बात करेंगे वहाँ पर उत्तर पूर्व के 7 राज्यों की, जी जो कि 7 राज्य में सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और इस प्रकार के 7 टोटल सीट है उत्तर पूर्व में। उन 7 सीटों में से हम देखेंगे कि टोटल 3 राज्यों में 2-2 सीटें हैं और दूसरे 4, इस प्रकार की 11 सीटें टोटल वहाँ पर हैं। 11 में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 5 सीटों पर और 3 सीटों पर उनके सहयोगी एनडीए ये जीत रहे हैं और 2 सीटें कांग्रेस, 1 सीट कांग्रेस को मिल रही है और 2 अन्य को। इस प्रकार से ये 11 सीटों का एक आकलन है। फाइनल आंकड़ों की ओर हम बढ़ रहे हैं लगातार। एग्जिट पोल, उस पर हम बात कर रहे हैं। एग्जिट पोल में अब देखिए पश्चिम बंगाल में किस तरह का खेला होने वाला है। शत्रुघ्न सिन्हा मैदान में है, यूसुफ पठान मैदान में है, उसके अलावा आप देखें कि अधीर रंजन चौधरी वो यहाँ पर मैदान में है। विनोद जी आप बताएं, क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल में किस तरह का खेला होने वाला है? बहुत ही महत्वपूर्ण 2-3 राज्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार में। पश्चिमी भारत में देखते हैं हम, पश्चिम भारत में कुछ जगह पे लॉस हो रहा है, लेकिन पूर्वी भारत में जहाँ तक सवाल है, पूर्वी भारत का बहुत ही जबरदस्त लीड ले रहे हैं और उसका फायदा उनको वहाँ मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, जो कि 400 के पार पहुँचाने का एक लक्ष्य जो लिया हुआ है, वो 400 पार यहाँ मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि कहीं 400 पार हो सकते हैं। पश्चिमी बंगाल में पिछली बार 18 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन इस बार जहाँ तक सवाल है, एक सीट पहले ही उपचुनाव में हार चुके थे तो 17 सीटें रहती। अब हो गई टोटल वहाँ पर जीतने वाली सीटें 29, तो 29 सीटें वहाँ पे काफ़ी लीड ले रही है जहाँ तक सवाल है पश्चिम बंगाल का। और पश्चिम बंगाल में शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान जैसे व्यक्ति भी वहाँ पे खड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो वो दोनों जने, 2 जो लोग खड़े हुए हैं टीएमसी की तरफ से हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे एक में तो कांग्रेस जीतेगी, जो अधीर रंजन चौधरी जी, और एक शत्रुघ्न सिन्हा की जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस प्रकार से वहाँ पे पूरा यदि देखा जाए तो पश्चिम बंगाल इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है। जी जी। इस बीच में तेलंगाना जो है 16 सीटें जो है वहाँ पर, उसके अलावा सबसे बड़ी बात वहाँ पे जिस तरीके से अद्दुद्दीन ओवैसी जो है उनके सामने जिस तरीके से माधवी लता है बीजेपी से, क्या लगता है आपको इस सीट को लेकर? पूरे देश में हैदराबाद की इस ओवैसी और माधवी लता की इस सीट को लोकसभा में बहुत ही चर्चित माना गया है और हर बार टीवी पे उसकी चर्चा होती रहती है। तो मैंने देखा कि वहाँ पर बड़ा फाइट दे रही है ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मुस्लिम मतदाता वहाँ पर काफ़ी है। 33% हिंदू और 67% जब मुस्लिम मतदाता रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो जीत जाएं। लेकिन एक टफ फाइट या ओवैसी को बहुत ही मजबूर कर दिया कि वो बाहर प्रचार करने के लिए न जाएं और वहीं रहें। इस प्रकार का मैंने एक देखा हैदराबाद में जाके। तो निश्चित रूप से तेलंगाना जो लोकसभा की 16 सीटों में से लगभग 8 या 7 से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कांग्रेस को भी 5 सीटें मिलेगी। यहाँ ओवैसी को 1 सीट MIM और 2-1 सीट मिलेगी BRS को। इस प्रकार से ये तेलंगाना जो 16 सीटें हैं उसका 16 सीटों का विश्लेषण है। आंध्र प्रदेश में आपने बता दिया है, तमिलनाडु और केरल, क्योंकि तिरुवनंतपुरम में जिस तरीके से जो है राजीव चंद्रशेखर हैं वो है यहाँ पर। उसके अलावा अब क्योंकि हम यहाँ पहुँच ही चुके हैं तिरुवनंतपुरम, तो शशि थरूर की भी थोड़ी बात कर लेते हैं उस सीट को लेकर, क्या लगता है आपको? जहाँ तक सवाल है केरला, जहाँ पे राजीव चंद्रशेखर जी एक कैंडिडेट जो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं जी, उनको वहाँ पे उतारा गया। बहुत ही तगड़ा फाइट चल रहा है। आपके कांग्रेस के नेता हैं बड़े शशि थरूर उनके सामने, लेकिन मुझे लग रहा है कि लोग इस बार राजीव चंद्रशेखर को, जो कि BPL के जमाई भी हैं ऐसा बोलते हैं, तो वो काफ़ी आगे हैं और वो 2 सीटें निकलेगी, एक त्रिचूर और एक
ये तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम भी बोलते हैं जिसको, जी जी। 2 सीटें केरला में निकलने की संभावना है। शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर भी हम अपनी जो है लगभग बात कर चुके हैं। जैसे कि आपने बताया थे, मध्य प्रदेश चलते हैं एक बार। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं यहाँ पर। बड़ा मध्य प्रदेश के पहले मैं आपको एक और सूचित करता हूँ कि आंध्र प्रदेश लोकसभा, हमने विधानसभा के बारे में बात की, लोकसभा के बारे में बात की। लोकसभा आंध्र प्रदेश में टोटल सीटें हैं 25, जिसमें से 14 से 15 सीटें तेलुगु देशम जीतेगा, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 2 पवन कल्याण। इस प्रकार 20 से 21 सीटें यहाँ पर बहुत ही अच्छा लीड एनडीए को मिल सकता है। और जहाँ तक सवाल है तमिलनाडु का टोटल 39 सीटें हैं, जिसमें 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 4 एनडीए और लगभग 14 से 15 सीटें डीएमके, 5-6 सीटें कांग्रेस और 1-2 उसके अन्य सहयोगी। इस प्रकार का लगभग बराबर ही रहने वाली को बहुत ज़्यादा बड़ी यहाँ पर नहीं, लेकिन पिछली बार एक भी सीट नहीं जीती थी उससे। अब यदि एनडीए 4, बीजेपी और साथ में 4, वो ऐसा करके 8 सीटें यदि एनडीए को मिल रही है तो बहुत बड़ी बात है। पिछली बार के मुकाबले अगर बात की जाए तो जिस तरीके से वहाँ सीटें नहीं निकली थी, इस बार आप जैसा बता रहे हैं कि करीब जो है 7 से 8 यहाँ पर आ सकती है। मध्य प्रदेश अब अपन बात करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 जो है यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं। उसमें ख़ास तौर से शिवराज सिंह जो हैं, जैसे कि विदिशा से है। उसके अलावा अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें तो बीजेपी से छिंदवाड़ा से बीजेपी से बंटी शाहू और नकुल नाथ भी कांग्रेस से यहाँ पर है। तो और राजगढ़ की जो सीट है उसमें बीजेपी से जो है रोडमल नागर और कांग्रेस से दिग्विजय सिंह। ये कुछ खास सीटें जिन पर हम चर्चा भी करना चाहेंगे। ये भी जानना चाहेंगे आपसे एग्जिट पोल में कि 29 में कहाँ जो है बीजेपी जो है अपनी कितनी सीटें यहाँ पर ला पा रही है, और अन्य जो जिस तरीके से कांग्रेस या दूसरी हैं तो वो कितनी ला पा रही है। जहाँ तक सवाल है, टोटल 29 सीटें मध्य प्रदेश में हैं जी। मुझे लग रहा है कि एक ही सीट ऐसी है जिसपे कांग्रेस अपना वर्चस्व बनाए रखे हुए है, और वो है छिंदवाड़ा। जहाँ तक सवाल है राजगढ़ का, जहाँ पे दिग्विजय सिंह खड़े हैं, बहुत ही मुश्किलात है, बहुत टफ फाइट दे रहे हैं, लेकिन निकलना मुश्किल है वहाँ से। एक सीट और है जैसे शिवराज सिंह जी की, वो भी बीजेपी वहाँ से भी जीत जाएगी, विदिशा की सीट है। इस प्रकार माधवराव सिंधिया के लड़के ज्योतिराज सिंधिया भी जीतेंगे। इस प्रकार टोटल देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सिर्फ पिछली बार एक सीट जीती थी और इस बार भी एक सीट, ये बराबर रहने वाला पहला ऐसा राज्य है। गुजरात की बात कर लेते हैं, जहाँ पर अमित शाह भी हैं वहाँ पर में। गुजरात एक बड़ा, क्योंकि 26 जो है लोकसभा सीटें वहाँ पर में हैं। और इसके अलावा क्योंकि हम साथ जब गुजरात की हम बात करेंगे तो मैं आपसे गांधीनगर, बनासकांठा की जो बड़ी जो सीटें वो तो हम करेंगे, लेकिन मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि साथ में जो केंद्र शासित जो प्रदेश है, जिसमें अगर हम दादरा जो है नागर हवेली है और दीव दमन भी जो है, उसके अलावा अंडमान निकोबार और पौंडीचेरी, तो हम चाहेंगे कि इसको लेकर किस तरीके से जो है आपके एग्जिट पोल बताते हैं कि क्या यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ केंद्र शासित जो प्रदेश है वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। उसके अलावा गुजरात की जो सीटें हैं 26 साथ में ये भी हैं, तो कैसे देखते हैं आप इनको? जहाँ तक सवाल है गुजरात, पिछली बार गुजरात 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इस बार एक सीट ऐसी है जहाँ पे गनीबेन ठाकुर, जो कि उसका जातीय समीकरण भी उसके साथ में बैठता है, और वहाँ पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। मुझे लगता है कि यदि 26 में से एक सीट यदि कोई आ सकती है तो वो है बनासकांठा की गनीबेन की। और दूसरे और पूरे गुजरात में यदि देखा जाए तो अमित शाह जैसे लोग जो कि 7 से 8 लाख वोटों से जीतने वाले बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं, और पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन यहाँ पर यदि देखा जाए तो थोड़ा जातीय समीकरण गनीबेन के पक्ष पे होके ये एक सीट आ सकती है बनासकांठा की। दूसरा आपने बोला दीव दमन और दादरा नगर हवेली, ये 2 जो सीटें, इसमें एक में तो दिलावर जो पहले जो एक कैंडिडेट थे इंडिपेंडेंट में वो जीतेंगे, एक में बीजेपी जीतेगी। और भी केंद्र शासित राज्य है जो लक्षद्वीप, जहाँ पे एनसीपी जीतेगी, वहाँ पे
एनसीपी का प्रभाव है। कांग्रेस और एनसीपी में टक्कर है, लेकिन एनसीपी जीतेगी। जी। दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप, वहाँ पे बीजेपी का वर्चस्व है। पांडिचेरी, वहाँ पे डीएमके का वर्चस्व है। इस प्रकार ये 6-7 जो केंद्र शासित राज्य है, चंडीगढ़, लद्दाख, इस प्रकार से 7 टोटल है, जिसमें से 2-3 में भारतीय जनता पार्टी, एक में एनसीपी, एक में डीएमके। इस प्रकार से यह रिजल्ट है एग्जिट पोल का। क्या देना चाहेंगे आप? 26 जो सीटें हैं गुजरात की, उसमें कितना जो है रेशो रहने वाला है 4 तारीख को जो परिणाम आने वाले हैं उसमें, अगर एग्जिट पोल की बात करें तो? एग्जिट पोल 26 में से 1 सीट कांग्रेस को और 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, ये क्लियर है। वहाँ पर दूसरी कोई भी सीट ऐसी नहीं है जो कांग्रेस जीत सकती है। थोड़ा राजकोट में था कि रूपाला जो खड़े थे उनका राजपूतों का विरोध है, ये है, लेकिन हमने जब एक बार और गहन अध्ययन किया वहाँ राजकोट में जाकर, तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे क्या है, 1,90,000 वोट राजपूतों के उसमें गिरेंगे, 70,000, फिर उसमें भी 25-30 हज़ार तो ऐसे ही कांग्रेस में जा रहे थे, और दूसरे जो लोग नाराज है तो वो कितना परसेंटेज होगा। लेकिन वहाँ पर पाटीदारों के साथ अन्य जातियाँ उसके साथ में हैं जिस थी, इसलिए मुझे लग रहा है कि वहाँ पर कोई नुकसान होने वाला नहीं है। गुजरात के बाद हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि 48 जो है लोकसभा सीटें यहाँ पर है। साथ के साथ गोवा की 2 सीटें जरूर है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश जो साथ में ही लगता है। तो बड़ी जो जिस तरीके से नागपुर की सीटें नितिन गडकरी बीजेपी से वहाँ पर में है। उसके अलावा बारामती जो है, जिसमें एनपीसी जो है से जो है सुप्रिया सुले, और एनपीसी जो है और भी कैंडिडेट यहाँ पर सामने है। क्या लगता है आपको ये 48 जो लोकसभा सीटें हैं, इसमें किस तरह से जो है बीजेपी स्टैंड करने वाली है, जो अन्य पार्टियां वो कहाँ स्टैंड करने वाली परिणामों में? पूरे देश में यदि उत्तर प्रदेश के बाद यदि कोई राज्य है जिसमें 48 सीटें एक साथ से हैं, और सभी का ध्यान सभी राजनीतिक पार्टियों का उस पर बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि 48 सीटें बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं। यहाँ पर 4 पार्टियाँ हैं। पहले ही शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी थी, लेकिन कुछ साल पिछले सालों में, पिछले महीनों में इस एनसीपी और शिवसेना का दोनों का 2 फाड़ हो गया, यानी 2 टुकड़े हो गए। 2 टुकड़े होने से उनमें दोनों के वोट है वो बट गए, यानी कि विचारधाराओं का भी जिस तरीके से जो है कहीं ना कहीं अलगाव रहता है, तो अलग अलग। बिल्कुल। तो यहाँ मैंने देखा कि यहाँ पर शिंदे गुट और उद्धव गुट, और एनसीपी का अजित पवार गुट और शरद पवार गुट, इस प्रकार की फाइट है। जहाँ तक सवाल है बारामती जैसे में, दोनों भाभी और उनकी ननद भाभी लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे लग रहा है कि वहाँ पर शरद पवार की पुत्री है वो जो थोड़ा आगे है। और टोटल देखा जाए तो 48 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 24-25 सीटें जीत रही है। 9-10 सीटें शिंदे की शिवसेना जीत रही है। 1-8 सीट अजित पवार की पार्टी को भी मिल सकती है, जैसे रायगढ़ की सीट तट करे, इस प्रकार से। और एग्जिट पोल में जिस प्रकार आया है कि 4-5 सीटें शरद पवार जी जीत रहे हैं, उनकी पार्टी जीत रही है, उद्धव ठाकरे जीत रहे हैं 5-6 सीटें, इस प्रकार बटा हुआ सा है 36 और 12, इस प्रकार का गणित रहेगा ऐसा लगता है मुझे महाराष्ट्र में। यानी 36 पर आपको लगता है कि बीजेपी अपनी जो है सहयोगी के साथ सीटें यहाँ पर जो है निकाल लेगी। गोवा रह गया है। गोवा उत्तर में नाइक, बिल्कुल गोवा, जो भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं, और 1 सीट कांग्रेस को आने वाली है। ऐसा गोवा में 1 बीजेपी 1 कांग्रेस। ये लगातार जो है एग्जिट पोल चल रहा है, आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से, और कहीं ना कहीं जो है आप खुद जो है आकलन पर पहुंच चुके होंगे कि इस बार किस तरीके से जो है बीजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली है, या इसके अलावा जो कांग्रेस है, उसके अलावा सहयोगी दल है या अन्य जो पार्टियां कितनी। अब क्योंकि बात करते करते अब हम क्योंकि राजस्थान जो है वहां पहुंच चुके हैं। राजस्थान में क्योंकि 25 सीटें यहाँ पर में है, और हॉट सीट की अगर हम बात करें तो बाड़मेर, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी की वजह से जो है बाड़मेर की सीट काफ़ी हॉट हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर बांसवाड़ा की जो सीट है वो बीएपी यानी जो बाप पार्टी है उसकी वजह से काफ़ी हॉट सीट हो जाती है। इन दोनों को लेकर क्या आकलन है आपका, किस तरह के एग्जिट पोल बताते हैं 25 को लेकर? पिछली बार 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार 2-3 सीटों का लॉस होने वाला है, जिसमें
एक बाड़मेर, एक दौसा और एक झुंझुनू। जी। और बहुत ही कठिन एक और सीट है जिसका नाम डूंगरपुर बांसवाड़ा। जी। डूंगरपुर बांसवाड़ा में ये समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पर यदि वोट ज़्यादा गिरे तो जहाँ पे भी ज़्यादा गिरे हैं वो किस ओर जा रहे हैं, या पूरी तरह से मालवीय की तरफ जा रहे हैं या फिर जो बाप पार्टी है उसकी तरफ। तो वहाँ पर थोड़ा विश्लेषण में प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी जहाँ तक सवाल है, मालवीय बहुत ही बड़े नेता हैं, तो हो सकता है यहाँ पर मालवीय के पक्ष में जाए। इस प्रकार राजस्थान में 3 सीटों पे माइनस हो सकती है बीजेपी इस बार। ऑल ओवर जो अगर हम बात करें, जितना अभी हमने शुरुआत की थी जम्मू कश्मीर से हमने शुरू किया था, उसके अलावा हम लगातार आगे बढ़े महाराष्ट्र, आंध्रा, उसके अलावा उड़ीसा, बंगाल, पश्चिम बंगाल, हम लगातार जो है कई जो है जो एग्जिट पोल है वो दिखाता है। ऑल ओवर हम बात करें, जो बीजेपी का जो है 400 पार का जो एक जो नारा है, उसको लेकर आप फाइनल क्या कहना चाहेंगे कि 400 पार वाकई में बीजेपी यहाँ पर जा रही है? क्योंकि अगर हम सिर्फ यहाँ की जो बातें करें, अगर हम जितने राज्यों की बातें करें तो 300-350 के आसपास जो है जो सीटें होती हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हम अदर जो स्टेट है उनको भी अगर जोड़ा है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर कई दूसरे जो दल है वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, तो क्या आपको लगता है कि 400 पार का जो आंकड़ा है बीजेपी इस बार चुनाव में यहाँ पर पूरा पार करने वाली है? पूरे देश का विश्लेषण किया जाए, जिसमें एक राज्य रह गया है जो कि मैं आपको बता देता हूँ एग्जिट पोल में, हमारे कर्नाटक में 28 सीटें हैं, उसमें से 23 सीटों पर 1 सीट जेडीएस और 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और दूसरी कांग्रेस जीत रही है। 5 सीटों पे कांग्रेस। इस प्रकार से पूरे देश का हमने एक विश्लेषण कर दिया है। अब हम देखेंगे कि पूरे देश में पश्चिमी भारत में कुछ जगह पे लॉस हो रहा है, जैसा हरियाणा में 2 सीट लॉस है, या राजस्थान में लॉस है, थोड़ा महाराष्ट्र में लॉस है, 1 आध सीट गुजरात में लॉस है। इस प्रकार कर्नाटक में 2-3 सीट लॉस है पिछली बार से। तो पूरा पश्चिमी भारत में जो लॉस है वो पूर्वी भारत में 3 गुना होकर उनको प्लस हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, जिसमें असम है, बंगाल है, उड़ीसा है, आपका तेलंगाना है, नीचे आंध्र प्रदेश है और नीचे तमिलनाडु और केरल तक। जी। इसका मतलब ये है कि मुझे लग रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी जो एग्जिट पोल में हमारे आंकड़े और जिस प्रकार का विश्लेषण आ रहा है उस हिसाब से 402 सीटों तक पहुंच सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। जम्मू कश्मीर की सर्द हवाओं से शुरू हुआ एग्जिट पोल का यह सिलसिला राजस्थान की तपती गर्मी तक पहुंचा है। मैंने और मेरे साथ में विनोद जी जोशी ने बैठकर इन 543 सीटों पर एग्जिट पोल आपको बताया है, लेकिन फाइनल आंकड़े के लिए मैं एक बार फिर से विनोद जी जोशी से पूछता हूं कि आप मुझे बताएं बीजेपी आखिर फाइनली कितनी सीटें लेकर आ रही है और कांग्रेस कितनी सीटों पर जाने वाली है? पूरे देश में जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को 402 सीटें मिलेगी और कांग्रेस को पहली बार 50 से कम सीटें मिलेगी, जिसमें मुझे लग रहा है कि टोटल 48 सीटें कांग्रेस को मिलेगी। यानी कि अब आंकड़े साफ हो चुके हैं, 402 पर बीजेपी पहुंचने वाली है। 400 का जो नारा है वो पूरा होने वाला है, ऐसे में 50 से कम पर कांग्रेस होने वाली है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास मुलाकात के लिए, उसके अलावा इन विश्लेषण के लिए और इस एग्जिट पोल के लिए धन्यवाद।